नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक बालिका की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान, आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। फिर इसके पश्चात इनके कुछ प्रश्न हैं, इनके प्रश्नों का जवाब हम इनकी जन्म कुंडली से ही तलाशेंगे। तो सबसे पहले जन्म की तारीख आप नोट करिए। जन्म की तारीख है 1 जून 2003 और जन्म का समय शाम 4:43। जन्म स्थान इंदौर, मध्य प्रदेश। मैं जन्मकाल के पंचांग से आपको अवगत करा देता हूं। इन्होंने रविवार के दिन जन्म लिया, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण में, शूद्र वर्ण, देवगण, मिथुन राशि, ये वायु तत्व की राशि है और बुध इस राशि के राशिश होते हैं। जन्म कुंडली पर आइए। तुला लग्न की जन्म कुंडली, राशि इनकी मिथुन, लग्नपति जाकर के जन्म कुंडली में कहां पर बैठे हैं तो कुंडली के सप्तम भाव में। जन्म कुंडली का सप्तम भाव और यहां पर बुध शुक्र की युति, बुध इस कुंडली में भाग्यपति बनते हैं, शुक्र के साथ युति बना करके सप्तम में बैठ करके ये दोनों ही ग्रह लग्न को देख रहे हैं। पहले लग्न का मान देखिए तो आप पाएंगे कि लग्न का मान 15 अंश 47 कला है। स्वाति नक्षत्र में लग्न है, ये राहु का नक्षत्र है। और बात अगर इनके लग्नेश की करें तो 25 अंश 32 कला पर मृत अवस्था में जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं। कालपुरुष की कुंडली ठीक इसकी उल्टी कुंडली होती है, यानी मेष लग्न यहां रखें तो तुला यहां हो जाता है। भाव के दृष्टिकोण से देखें तो शुक्र के लिए भाव ठीक है, परंतु और लग्न पर भी देख रहे हैं वो भाग्यपति के साथ युति बना करके, परंतु डिग्री वाइज वो कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। यहां एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूं कि षडबल में अगर आप जाकर के देखें तो कहीं ना कहीं शुक्र के पास बल है, अतः इस जातिका के जीवन काल में शुक्र का प्रभाव हम देखेंगे। षडबल की अगर स्थिति को देखें तो बुध और चंद्रमा यहां कमजोर पड़ रहे हैं। यहां अगर चंद्रमा की स्थिति को देखें तो ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा है। तो कृष्ण पक्ष को अमावस्या और शुक्ल पक्ष की द्वितीया को चंद्रमा पूर्णतः तेज विहीन होता है, तो एक कमजोर चंद्रमा माना जाएगा। भाग्य भाव में तुला लग्न की कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह शनिदेव होते हैं, जो कि 5 अंश 46 कला के साथ मृगशिरा, ये मंगल का नक्षत्र है, में भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। और आप जरा गौर करिए कि भाग्य भावगत ये जो शनिदेव हैं वो इस कुंडली में केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनकर के जन्म कुंडली के 9वें भाव में बैठे हैं। आमतौर पर शनिदेव का जन्म कुंडली में या किसी भी पापक ग्रह का जन्म कुंडली के 9वें भाव में होना इस बात की सूचना है कि ऐसे जातक का भाग्य साथ देता है और ऐसे जातक का जो विकास, यहां जातक शब्द का मैं जब इस्तेमाल करूं तो आप जातक जातिका दोनों के लिए समझ लीजिए, ये जातिका की कुंडली है। तो ऐसे जातक के लिए भाग्य भावगत पापक ग्रह उसको भाग्य प्रदान करता है। भाग्य की गति थोड़ी धीमी रहती है, लेकिन धीमी गति से ही अपने जीवन काल का वो हर सुख हासिल कर लेता है। देव गुरु बृहस्पति वैसे तो इस लग्न के सर्वाधिक अकारक ग्रह हैं, लेकिन दशम में कारक होते हैं। और अगर आप देखें तो इस कुंडली में हंस महापुरुष योग का निर्माण उन्होंने किया है। प्रिय दर्शकों, यहां एक सूत्र तुरंत लागू करिए और उसको समझिए। देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होकर के बैठे हैं, हंस महापुरुष योग का निर्माण किया है, जो कि ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो भले ही देव गुरु बृहस्पति इस कुंडली के सर्वाधिक अकारक ग्रह हैं, लेकिन भाग्य भावगत होकर के, दशम भावगत होकर के हंस महापुरुष योग का निर्माण करना अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ होता। लेकिन याद रखिएगा ये देव गुरु आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं और आप गौर करें तो चंद्रमा की राशि में, और चंद्रमा इस कुंडली में मृत नहीं है तो बाल अवस्था में, लेकिन बिल्कुल तेज विहीन। तो चंद्रमा के कमजोर हो जाने से ये हंस महापुरुष योग होते हुए भी अपना 100% प्रभाव नहीं दे सकेगा। एक और पॉइंट, इस कुंडली में एक दूसरा योग आप देख रहे हैं जिसे आप कहते हैं रोचक राजयोग। ये मंगल से बनता है। मंगल यहां देखिए धनिष्ठा नक्षत्र में बाल अवस्था में 28 अंश 49 कला के साथ बैठे हुए हैं, तो बाल अवस्था के हैं। मंगल ने रोचक राजयोग का निर्माण किया। ये अच्छी स्थिति है। धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल एक केंद्र के ही स्वामी होकर के केंद्र में बैठे हुए हैं। शनिदेव की स्थिति को देखें तो शनिदेव भले ही 5 अंश पर हैं, लेकिन जाकर के जन्म कुंडली के 9वें भाव में बैठे हैं। फलतः ये रोचक राजयोग और साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि इनसे उनको प्राप्त हो जा रही है। फलतः ये दीर्घ बल भी इनको मिल रहा है। लेकिन यहां भी एक लेकिन लगा हुआ है। वो क्या है? वो है कालपुरुष की कुंडली। अगर कालपुरुष की कुंडली का हम निर्माण करते हैं तो जन्म कुंडली के
चतुर्थ भाव में कर्क राशि हो जाती है, जहां पर मंगल नीच के होते हैं, मंगल दशम में दिग्बली होते हैं, फलतः दिग्बल से ये सर्वथा विहीन है, माइनस पॉइंट। अब यहां इस कुंडली में अगर आप देखें तो दो दो महापुरुष योग है, लेकिन दोनों में थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है। चंद्रमा शनि के साथ नवम में दिखाई पड़ रहे हैं। असल में चंद्रमा बैठे तो शनि के साथ फल दे रहे हैं जन्म कुंडली के अष्टम का, और अष्टम में ही सूर्य राहु की युति इस जातिका को वर्तमान समय में राहु की ही दशा चल रही है, जो कि 2024 में जाकर के समाप्त होगी, और यहां से अब 16 साल के लिए गुरु की दशा शुरू होगी। तुला लग्न की कुंडली, राशि मिथुन, यानी जो जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों के लिए जो कारक ग्रह होते हैं वो एक ही होते हैं। राहु को यहां सर्वथा हम कारक ग्रह ही मानेंगे। ये राहु सूर्य के साथ जाकर के कृत्तिका नक्षत्र में, जो कि सूर्य का नक्षत्र होता है, जन्म कुंडली के अष्टम में उच्च राशि में बैठे हैं। सूर्य के नक्षत्र में बैठे ये राहु असल में देखा जाए तो किसी भी ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं है, परंतु जन्म कुंडली के अष्टम में बैठे हैं, और अष्टम का ये राहु निसंदेह जीवन काल में जातिका के लिए आकस्मिकता भरा प्रभाव जरूर लेकर के आएगा, आकस्मिक घटनाएं घटित कराएगा। केतु को देखें तो अनुराधा नक्षत्र में, जो कि शनिदेव का नक्षत्र है, शनिदेव इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, जाकर के जन्म कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं। अतः द्वितीय भावगत ये जो केतु है, ये कहीं ना कहीं अपने उच्च राशि में बैठकर के जातिका के जीवन काल में आकस्मिक धन प्रदायक बनेगा, तो ये अच्छी स्थिति इसकी मानी जाएगी। मिथुन राशि इस जातिका के होने के कारण वर्तमान समय में इसको शनि की ढैया चल रही है, और बाकी के हम इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं ताकि बाकी चीजें हमारी समझ में आ जाए। जैसा कि मैंने बताया, इस कुंडली में वर्तमान समय में राहु की दशा में चंद्रमा चल रहा है। एक दो पॉइंट और है जिसे आप समझ लें, और इसके बाद हम जन्म कुंडली में आगे की ओर चलते हैं। यहां देवगुरु बृहस्पति जन्मांक में उच्च में और नौमांश में स्वगृही होकर के बैठे हैं, जिससे कि उनको बल प्राप्त हो रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि शुक्र इस कुंडली में वैसे तो लग्नेश और शनिदेव इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनते हैं। षडबल में सर्वाधिक बली शनिदेव तो नहीं है, क्योंकि अंश से भी पता चल रहा है। हालांकि नवम में बैठे शनिदेव अच्छी स्थिति में है। थोड़ी सी परेशानी यह है कि वो जो भाग्य कारक देव गुरु हैं उनसे द्विद्वादश के संबंध में आ गए हैं। चलिए इनके प्रश्नों की ओर मैं लेकर के चलता हूं। इनके घर से पूछा गया है कि मेरी बेटी अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही है और आईएएस बनने का प्रयत्न कर रही है। अभी वह 19 साल की है, तो प्रथम अटेम्प्ट 2025 में दे पाएगी। क्या कुंडली में आईएएस बनने के योग हैं? अगर हैं तो कितने प्रबल, या किसी और करियर पर भी विचार करना चाहिए? देखिए, आमतौर पर मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि जब भी बच्चे के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा ये पूछा जाता है कि भाई मैं ये पद पाना चाहता हूं, तो एक ज्योतिषी के सामने सबसे बड़ी दुविधा हो जाती है कि अगर वो ये कह देता है कि नहीं आपकी कुंडली में तो ऐसा है ही नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं उनके सपने थोड़े बाधित होते हैं। इस कुंडली में सूर्य की स्थिति पर सबसे पहले हम गौर करेंगे। सूर्य 16 अंश 39 कला के साथ रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए जन्म कुंडली के अष्टम में। कर्मपति बनते हैं चंद्रमा जाकर के जन्म कुंडली के भाग्य में, और कंपटीशन हाउस का मालिक देव गुरु जाकर के जन्म कुंडली के दशम में बैठे हैं। हालांकि मैंने गुरु के बारे में प्रभाव समझाया है। शनिदेव जो कि आजीविका के कारक हैं, जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, सीधा सीधा इस कुंडली में लग्नपति के कमजोर होने के चलते मैं सिविल सर्विस में जाने के लिए एकदम से हाँ और ना अगर दोनों ही शब्दों पर मैं तय करूं तो मैं सीधा सलाह दूंगा कि तैयारी तो आईएएस के लिए ही करनी चाहिए, परंतु आईएएस की स्थिति बन नहीं पाएगी। हालांकि षडबल में शुक्र सबसे बली हैं, गुरु से वो केंद्र में है, जाकर के सप्तम में बैठे हुए हैं, तो षडबल में सबसे बलवान शुक्र ही दिखाई पड़ रहे हैं, और वो भाग्येश के साथ बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। किसी भी जातक को जीवन काल में कोई भी बड़ा पद हासिल करने के लिए सबसे जरूरी है उसका आत्मविश्वास, अर्थात उसका लग्न और लग्नेश बली हो। लग्न बेहद बलवान है 15 अंश के साथ। लग्नपति के पास बल कम है, हम उनको बल दे सकते हैं। शनिदेव के पास बल कम है, हम उनको बल दे सकते हैं। तो मैं ना नहीं कहूंगा, और मैं बिल्कुल ही नहीं कहूंगा ऐसा कि ये दूसरे करियर की ओर जाए, परंतु मैं लक्ष्य तो आईएएस ही रखे। आईएएस बनने से भी नीचे थोड़ा आईपीएस आईएफएस के चांसेस हो सकते हैं अगर प्रयत्न कराया जाए। अब यहां पर एक प्रश्न चिन्ह और है। इस जातिका को जबकि 2025 में ये फर्स्ट अटेम्प्ट देगी, इसको गुरु की दशा चल रही होगी। राहु वर्तमान समय में इसकी जन्म कुंडली में चल रहे हैं, जो कि इसकी शिक्षा काल में लगभग राहु का ही प्रभाव रहा है। गौर करिएगा, शिक्षा काल में लगभग राहु का ही प्रभाव रहा है। यहां एक चीज गौर करने योग्य है कि ये स्वाति नक्षत्र में इसका लग्न है, जो कि राहु के ही प्रभाव में है। और इस कुंडली में यदि देखा जाए तो राहु स्वयं जाकर के सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं। सूर्य जो कि सरकारी नौकरी, उच्च पद इत्यादि दिलाने का काम करते हैं। सो इसके जीवन काल में ऐसे योग बनते हैं कि आकस्मिकताओं भरे लक्षण हो सकें तो आईएएस न सही, लेकिन आईएफएस इत्यादि, आईपीएस से आईएफएस तक की स्थिति, स्टेट पीसीएस की भी एक बात बनेगी तभी, लेकिन हाँ पद तो मिल सकता है। अब सवाल उठता है कि जब राहु शिक्षा खराब करता है, आप हमेशा कहा करते हैं, तो क्या ये इस कुंडली पर भी लागू होगा? होगा तो 100%।
इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, क्योंकि चंद्रमा इस कुंडली में पीड़ित दिखाई पड़ रहे हैं। चंद्रमा का पीड़ित होना अर्थात मन का अशांत होना। मन की अशांति सफलता को बाधित करने वाली होती है, यह प्रथम तर्क। लेकिन इसके बावजूद विचार किया जा सकता है, क्योंकि राहु इस लग्न में अपना प्रभाव तो कहीं ना कहीं अष्टम में होने से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है राहु को, क्योंकि पाप ग्रह है और छठे 8वें 12वें में पाप ग्रह का होना कोई विशेष नुकसानदेह नहीं माना जाएगा। विशेष करके अगर अष्टम की हम बात करें, 12वें में राहु फिर भी कारागार योग इत्यादि ला देते हैं, पर षष्ठ में अष्टम में तो कोई विशेष वैसा नुकसान होगा नहीं उनके लिए। अष्टमपति लग्नेश ही है, जाकर के जन्म कुंडली के सप्तम में बैठे हैं। अब लग्नेश के कमजोर होने से जरूर राहु का प्रभाव कमजोर ही रहा है। तो कुल मिलाकर के राहु अपना दुष्प्रभाव दिए होंगे, मन को भटकाए होंगे, मन को अशांत किए होंगे, इसमें दो मत नहीं है। पर इसके बावजूद ये जातिका आईएएस नहीं, लेकिन उससे नीचे के पदों के लिए जरूर तैयार है और इससे प्रयत्न कराया जाना चाहिए। जब इसका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो गुरु की दशा होगी, और गुरु इस कुंडली में मैंने बताया कि हंस महापुरुष योग है, लेकिन उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ होने के कारण और चंद्रमा के अंदर कम बल आ रहा है। हाँ, आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हुए हैं गुरु, और आश्लेषा नक्षत्र के जो स्वामी है वो बुध हैं। इस बुध की स्थिति को देखें तो वो जरूर भरणी नक्षत्र में 22 अंश 35 कला के साथ बैठे हुए हैं। फलतः मैं ये सलाह देता हूं कि जरूर ही प्रयत्न करना चाहिए, सफलता मिलनी चाहिए, किसी और करियर पर भी विचार करने की जरूरत नहीं है। आगे पूछा है देवगुरु की महादशा कैसी रहेगी और क्या कुंडली में जो हंस और रुचक योग है उनका लाभ मिल पाएगा। इसका जवाब मैं दे चुका हूं कि थोड़ा सा प्रभाव कमजोर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, फिर से यहां नोट करिएगा, ज्योतिष का एक और सूत्र लागू होता है कि जब दो उच्च के ग्रह एक दूसरे के सामने दृष्टि संबंध बना रहे हैं तो निसंदेह यह महायोग बनेगा, प्रभाव बनेगा। गुरु और मंगल का आमने सामने होना अपने आप में बेहद उच्च कोटि का योग बन जाता है। हां, वो इस लग्न के कारक ग्रह दोनों नहीं है, तो कारक ग्रह न होने के चलते अपना 100% तो वो कभी नहीं दे पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद ये योग है। अब बारी आती है देवगुरु बृहस्पति की दशा की। तो देवगुरु इस कुंडली के कारक ग्रह नहीं है, लेकिन अगर जहां बैठे हैं, यहां बैठते तो और उससे बेहतर भाव उनके लिए कहा नहीं जा सकता है। तो अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, सो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। चलित इत्यादि में देखने पर भी कहीं कोई विशेष बदलाव नहीं है, सिवाय चंद्रमा को। चंद्रमा 0 डिग्री पर यहां का फल न देकर के अष्टम का फल दे रहे हैं, बाकी सभी ग्रह यथावत हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि गुरु अपने आप में इतना प्रभाव अच्छा तो दे ही रहे हैं कि वो रिजल्ट करने का सहयोग कराएंगे, रिजल्ट करने में सहयोग कराएंगे। तो गुरु की दशा का प्रारंभिक दौर होगा वो। वैसे तो किसी भी ग्रह की दशा में उस ग्रह का अंतर ठीक नहीं होता, तो जब इस जातिका का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो गुरु का ही अंतर होगा, जो बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट नहीं, सेकंड या थर्ड, सेकंड होते होते ही मुझे लगता है सेकंड अटेम्प्ट में भी अगर ये प्रयत्न करे तो इसके पंचम पति जाकर के जन्म कुंडली के नवम में और नवम पति सप्तम में बैठकर के लग्न को देख रहे हैं, सफलता की संभावना बन जाएगी। तो फर्स्ट नहीं, लेकिन हाँ सेकंड अटेम्प्ट काफी बेहतर होगा। उस समय गुरु की दशा में गुरु का अंतर लगभग समाप्त हो ही चुका होगा, तो वो समय मुझे लगता है कि जब शनि का अंतर होगा काफी बेहतर होगा इस जातिका को अपने जीवन काल में सफलता हासिल करने के लिए। धन की स्थिति पूरे जीवन काल में कैसी रहेगी, क्या भाग्य का साथ मिलेगा। धन भावपति जाकर के कुंडली में उच्च में और लाभपति जाकर के जन्म कुंडली के अष्टम में बैठे हैं। लाभपति का जाकर के अष्टम में बैठना और आकस्मिक धनदायक स्थिति में पहले ही कर्ज कह चुका हूं केतु के कारण, और धनपति भी उच्च राशि में, तो धन भाव में केतु उच्च के और धनपति भी इस कुंडली में उच्च राशि के बैठे हुए हैं। हाँ, प्रभाव कमजोर है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से ये कमजोर भाव में बैठे हैं, तो भाव का बल उनको मिल नहीं पा रहा है, ये सत्य है। लेकिन फिर भी वो अपना प्रभाव देंगे और जीवन काल में धन की स्थिति तो लगभग ठीक ठाक बनी रहेगी। लाभेश के अष्टम में जाकर के बैठ जाने के कारण और राहु के साथ होने के कारण तो उनको ग्रहण लगा हुआ है, ग्रहण मान्य होगा, क्योंकि 5 अंश पर राहु है और 16 अंश पर सूर्य है। तो 11, 5, 16, 11 अंश की ही दूरी है, 12 अंश से ऊपर की दूरी पर दुर्योग की मान्यता नहीं होती है। तो यहाँ सूर्य को ग्रहण में ही माना जाएगा। तो सूर्य ग्रहण में है, फलतः आय में कई बार बाधाएं उत्पन्न होंगी, लेकिन राहु भी इस लग्न के कारक ग्रह हैं और लग्नेश के नक्षत्र में जाकर के लग्नेश की राशि में बैठे और सूर्य के ही नक्षत्र में बैठे हैं। फलतः धनागमन इतना होता रहेगा जिसके चलते कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। रही बात भाग्य की, तो भाग्यपति इस कुंडली में बुध बनते हैं, सप्तम में बैठकर के लग्न को देख रहे हैं, सौभाग्य का साथ तो मिलने ही वाला है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और जैसा मैंने बताया कि शनिदेव जन्म कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं। पापक ग्रह जब जन्म कुंडली के नवम में होते हैं तो गति कई बार धीमी होती है, धीरे धीरे करके जातक को विकसित करते हैं, लेकिन भाग्य का साथ मिलता है। क्या पैतृक संपत्ति मिल पाएगी और क्या विदेश में रहने के योग हैं। अब पैतृक संपत्ति अगर इसके भाई बहन और न हो या अलग बात है, यहाँ देखा जाए तो पैतृक संपत्ति का मालिक चतुर्थ में और सूर्य जाकर के कुंडली के अष्टम में बैठकर के उस भाव को देख ही रहे हैं। उच्च का केतु वहाँ है। अगर पैतृक संपत्ति है तो 100% मिल जाएगा, उसमें कहीं सोचने वाली बात तो नहीं, क्योंकि इसकी कुंडली के चतुर्थ को अगर देखा जाए तो चतुर्थपति नवम में है। गौर से देखिएगा और समझिएगा, चतुर्थपति नवम में है
और यह है षडाष्टक योग, लेकिन मैंने बताया था कि यह षडाष्टक योग दुर्योग नहीं है, वरन ये राजयोग होता है। इस अवस्था में जातक के एक से अधिक भूमि भवन वाहन की विशेष सुख सुविधाएं उसके जीवन काल में उसको प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर मंगल बैठे हुए चतुर्थ में, जो कि लैंड जमीन इत्यादि के कारक बन जाते हैं, उच्च राशि में रोचक योग लगा रहे हैं, और शनिदेव जाकर के नवम में बैठे हैं, जिसके चलते एक से अधिक घर होने के तो संभव है कि पैतृक संपत्ति के सहयोग से भी आप ये अपना घर बना सकती है। तो अच्छा, शनिदेव हैं ही उस भाव के स्वामी, तो कुल मिलाकर के पैतृक संपत्ति अगर है तो वो मिलना ही मिलना है। रही बात विदेश में, तो जरा गौर करिए, इसके स्वदेश पति जाकर के भाग्य में विदेश पति जाकर के जन्म कुंडली के सप्तम में परमानेंट विदेश पति के साथ बैठे हुए हैं। सो एक संभावना तो ये भी दर्शा रहा है, वैसे तो इसका भाग्य स्वदेश में ही है, ऐसा नहीं दिखाता कि विदेश में ही जाएगी तभी इसका भाग्य है, भाग्य तो इसका स्वदेश में भी है। लेकिन अगर विदेश चली जाती है तो वो विवाहोपरांत ये भी संभावना दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर IAS अधिकारी होती है तो विदेश क्या करने जाएगी? सवाल तो खड़ा है ना, बड़ा गंभीर प्रश्न है कि यदि IAS अधिकारी होती है तो विदेश क्या करने जाएगी। तो मैंने उसका एक तर्क पहले ही दे दिया था कि IAS की संभावना तो कम दिखाई पड़ती है, हाँ IPS या IFS संभव है। तो अगर IFS हो जाए तो विदेश जाने की संभावना है, और पति के साथ ही जाने की प्रबल संभावना बन सकती है। पति भी किसी ऐसे पद पर हो सकते हैं। सप्तम पति उच्च राशि में बैठे हैं, कालपुरुष की कुंडली से जरूर वो कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते पति भाव का स्वामी का जाकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ में बैठना। अब एक चीज और गौर करिए, तो आप इस कुंडली में सप्तम भाव पर किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं पाएंगे, तो सप्तम भाव भी ठीक ही है। तो कुल मिलाकर के उस तरह से देखा जाए, और सप्तम पति उच्च के हैं, किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं, सप्तमेश पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु इस कुंडली में या किसी भी स्त्री की कुंडली में पति के कारक होते हैं। अगर देखें तो उन पर केतु की दृष्टि जरूर है, मंगल की दृष्टि है, लेकिन फिर भी दाम्पत्य को हम बहुत खराब नहीं कहेंगे। ये तुला लग्न की कुंडली है, पति का स्वभाव जरूर थोड़ा उग्र होगा, लेकिन दाम्पत्य खराब नहीं है। तो संभव है कि जातिका विदेश में निवास करे, पति के साथ विवाहोपरांत संभव है IFS हो, इससे चलते भी संभव है कि उसको पद वैसा मिले और देश से बाहर ये निवास करे। आगे आपने पूछा है दाम्पत्य की स्थिति कैसी रहेगी, क्या प्रेम विवाह की स्थिति बनेगी। देखा जाए तो इस कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो दक्षिण पूर्व में विवाह की दिशा है, और माता पिता की मर्जी से ही अगर प्रेम विवाह भी होता है, क्योंकि सप्तम में शुक्र बैठे हुए हैं, सब पंचम पति जाकर के नवम में बैठे हैं, अगर प्रेम विवाह भी होता है तो माता पिता की मर्जी से ही होगा। और दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, वैसे तो मुझे इस कुंडली में जाति का मांगलिक दिखाई साफ साफ पड़ रही है, और कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि कुंडली मिलाकर के विवाह किया जाए तो दाम्पत्य जीवन ज़्यादा इसका सुखद है। दाम्पत्य जीवन में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। प्रेम विवाह अगर होता भी है, ये करती भी है, तो घर परिवार की मर्जी से ही होगा। और आपने आगे और पूछा है स्वास्थ्य, तो रोग भावपति जाकर के कुंडली के दशम में बैठे हैं, और अष्टम में सूर्य राहु की युति है। शनि चंद्रमा की युति से मानसिक अशांति की स्थिति तो है ही है, सूर्य राहु के होने से आत्मविश्वास में कमी, पेट से संबंधित परेशानियों के योग भी कुछ हद तक बनते हैं। वैसे कोई बड़े रोग की संभावना तो इस कुंडली में मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। जो छोटे मोटे रोग हैं वो यही है, मानसिक अशांति, और सूर्य राहु के साथ युति में है और चंद्रमा शनि के साथ है, तो मानसिक अशांति ही एक ऐसा योग है कि संभव है, कई बार ऐसा देखने में आता है कि जब जातक अथवा जातिका प्रयत्न कर रहे हों, उनके ख्वाब बड़े हों, और अपने उस ख्वाब को पाने के लिए वो प्रयत्न करें और प्रयत्न में सफलता न मिल पाए, तो कई बार वो हतोत्साहित हो जाते हैं। कई बार बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो एक डिप्रेशन की स्थिति मुझे इस कुंडली में जरूर दिखाई पड़ रही है। वैसे तो राहु की दशा थी जो लगभग अब निकल चुकी होगी, निकल चुकने वाली है। 2024 में राहु समाप्त ही हो रहे हैं, तो वहां के बाद तो ऐसे किसी बड़े रोग का युग नहीं, एक सामान्य पेट का भी है, तो ध्यान रखिएगा, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और आखिर में पूछा गया है कि क्या कोई रत्न धारण करना चाहिए। अभी वर्तमान में बाएं हाथ में चांदी का कड़ा धारण किए हुए है। इस कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो रत्न इस कुंडली में शनि का बनता है, जिसे आजीवन धारण करा करके रखा जा सकता है। शनि के रत्न से यहाँ कोई नुकसान नहीं है। अब देखें तो शनि मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं, और नौमांस में जाकर के अगर आप देखें तो नौमांस में शनिदेव मंगल के ही नक्षत्र में दशम में बैठे हैं। दशम में शनिदेव भी कारक होते हैं, ये नौमांस की बात कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में और जन्मांक में अगर हम देखें तो शनिदेव की राशि में मंगल बैठे हैं स्वयं के नक्षत्र में। तो कुल मिलाकर के मुझे नीलम धारण करने से कोई विशेष नुकसान नहीं होता है। अगर मृगशिरा नक्षत्र के आधार पर देखें तो नक्षत्र के आधार पर मंगल का रत्न मूंगा होता है, लेकिन मैं उसकी अभी जरूरत महसूस नहीं कर रहा, तो मैं नहीं कह रहा हूं धारण करने की। तो कुल मिलाकर के अगर रत्न धारण कराना है तो शनिदेव का रत्न धारण कराया जा सकता है। जो चांदी का कड़ा धारण कराया हुआ है वो लगातार पहन करके रखे, उससे शुक्र को बल मिल रहा है। विवाहोपरांत इस जातिका को शुक्र का भी रत्न धारण कराया जा सकता है आजीवन, उससे भी इसको फायदा मिलेगा। स्वाति नक्षत्र इसके लग्न का नक्षत्र है, और इस लग्न के नक्षत्र का निसंदेह अपना अद्भुत प्रभाव है। स्वाति ये राहु से संबंधित लोग होते तो दिमाग वाले हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं कि दिमाग वाले तो होते ही हैं। परिस्थितियों का लाभ उठाना इनको बहुत अच्छे से आता है। तो है ये देवगण की, लेकिन मुझे लगता है कि बुद्धिमान भी है और अपनी क्षमता ये प्रदर्शित कर सकती है, और अपनी क्षमता के बल पर सफलता भी हासिल कर सकती है। तो कुल मिलाकर के इस बच्चे को, इस जातिका को आत्मविश्वास दिलाने की आवश्यकता है, प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
जो कमी थोड़ी बहुत राहु की दशा में हुई होगी उस कमी की पूर्ति थोड़े से प्रयत्नों से, पूजा पाठ से पूरी की जा सकती है। सूर्य ग्रहण योग है इस कुंडली में, उसकी शांति और विषयोग है। भले चंद्रमा फल दे रहे हैं कुंडली में अष्टम का, लेकिन वो पीड़ित हैं, तो विषयोग और सूर्य ग्रहण योग इन दोनों की शांति कराई जाए। प्रत्येक सोमवार को जातिका शिव मंदिर में जाए, शिव जी को दूध अर्पित करे, सूर्य भगवान को नियमित अर्घ्य प्रदान करे और साथ ही साथ इस कुंडली के हिसाब से शुक्र को बल देने के लिए, शुक्र को ही सबसे ज्यादा बल देना है, तो शुक्र को बल देने के लिए चांदी का इसने कड़ा धारण किया हुआ है। गाय को हरा चारा भी दिया करे, शुक्रवार जाकर के, तो गाय को हरा चारा हमेशा दिया करे। जब भी हो गो सेवा करे, कबूतरों को दाना डाले, तो इससे भी शुक्र को बल आएगा। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में शुक्र को बलि करना हो, कभी भी फटे पुराने वस्त्र इत्यादि, तो लड़की है तो संभव तो है ही नहीं, एक बार को लड़का पहन लेगा, लड़की तो शायद नहीं ही पहने, तो साफ सुथरा अच्छे वस्त्र ही पहने, इससे शुक्र और बली हो जाएंगे। बाकी किसी और उपाय की आवश्यकता नहीं है। ये जो दो मुख्य उपाय बताए हैं यही करना है। विवाह कुंडली मिलाकर के करना ही सर्वथा उपयुक्त होगा। तो जब विवाह की बारी आएगी देख लीजिएगा। बाकी कहीं और दिमाग भटकाना ठीक नहीं है। राहु के लिए मैं कोई उपाय विशेष रत्न धारण नहीं करा रहा हूं, क्योंकि अब राहु अपने आखिरी चरणों में है, ये टाइम निकल जाएगा, फिर जरूरत नहीं पड़ जाएगी किसी तरह की। फिर भी राहु अगर किसी तरह की चिंता कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दुर्वा चढ़ाया जाए, तो उससे बुध को भी बल मिलेगा और राहु भी शांत हो जाएंगे। तो ये उपाय भी साथ ही साथ जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। बस मेहनत एकमात्र उपाय है जो इस जातिका से कराया जाए। 2040 तक इसको देवगुरु की दशा होगी और इसी के दौरान लगभग इसके जीवन के सारे कार्य जो इनके महत्वपूर्ण हर किसी के जीवन होते हैं, विवाह, बच्चे इत्यादि इत्यादि, वो सब कुछ होंगे। गुरु कारक नहीं है, सो उनको बल देने के लिए, चूंकि है वो हंस महापुरुष योग में, दूसरा उनके लिए कोई और अच्छा भाव हो भी नहीं सकता था, या तो फिर वो इस कुंडली के षष्ठ भाव में होकर के विपरीत राज्यों का निर्माण करते। तो कुल मिलाकर के वो जहाँ है वो अच्छे भाव में है। मंदिर इत्यादि जाते रहने से गुरु का अच्छा प्रभाव मिलेगा। तो जब भी समय मिले जातिका मंदिर जाया करे, भगवान के दर्शन किया करे, उससे भी गुरु के अच्छे बल मिल जाएंगे और आने वाला समय गुरु की ही दशा है, उसमें सब कुछ उसको प्राप्त हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इस युवती के लिए यदि आप कुछ कहना चाहते हो, इसकी जन्म कुंडली से संबंधित कोई तथ्य जो आपकी नज़र में हो, आप कहना चाहते हो, तो स्वागत है आपका। कमेंट में अवश्य ही कहिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।